नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर बात की जाए मौर्यकालीन कला यानी कि आर्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मौर्यकालीन कला किस तरीके से हमें मिलती है, अगर बात की जाए मौर्य काल के दौरान कला का विकास किस अवस्था में हमें देखने को मिलता है, उसी का जिक्र करते हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में बात की थी कि मौर्य काल के दौरान हमें शिल्प कला अगर बात की जाए तो शिल्प कला का जो उन्नत रूप देखने को मिलता है, अगर बात की जाए उन्नत तकनीकी हमें देखने को मिलती है। और हमने शिल्प कला को दो भागों में विभाजित किया था। शिल्प कला को दो भागों में, एक तो जो स्थापत्य कला है और दूसरी जो मूर्ति कला है, यानी कि पत्थर के ऊपर जो कलाकारी हमें देखने को मिलती है मौर्य काल के दौरान, वही शिल्प कला कहलाती है। जैसा कि हमने देखा चंद्रगुप्त मौर्य तक के समय तक की अगर बात की जाए तो पत्थरों की बजाय जो भवन निर्माण हो, चाहे अन्य जो कलाकारी में जो आर्ट में कला में प्रयोग लकड़ी मिट्टी इन्हीं का प्रयोग होता था। लेकिन अशोक के पश्चात हम देखते हैं कि किस तरीके से पत्थरों का भी प्रयोग होने लगता है। और अशोक के समय में जो कला का विकास जो चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता है, ये हमें देखने को मिलता है। तो शिल्प कला मुख्यतः जो उन्नत अवस्था में मिलती है, शिल्प कला को हमने दो भागों में विभाजित किया था, एक तो स्थापत्य कला, एक मूर्ति कला। और इसी स्थापत्य कला के तहत हम पढ़ेंगे स्तंभ यानी कि जो पिलर्स वगैरह होते हैं, बड़े बड़े जो बात की जाए पत्थरों के स्तंभ होते हैं, स्तंभ है, स्तूप है, जो बौद्ध भिक्षुओं के अवशेषों पे बनाए जाते हैं। उनके मृत्यु के पश्चात उनमें उनके अवशेष जो सुरक्षित रूप से रखे जाते हैं। उसके अलावा बात की जाए तो हम भवन वगैरह मौर्यकालीन भवनों के जो भग्नावशेष हमें नहीं मिल पाते हैं, हालांकि अगर बात की जाए, लेकिन तत्कालीन जो यात्रियों द्वारा उल्लेख किया जाता है उसमें हमें मौर्यकालीन जो भवनों के निर्माण के बारे में, बड़े बड़े राजप्रसाद और राजमहलों के निर्माण के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा जो गुहागृह, जो पहाड़ों में जो गुफाएँ बनाई जाती है, उनके अवशेष तो वर्तमान समय भी हमें प्राप्त होते हैं। तो मौर्य काल के दौरान मौर्यकालीन शासकों के द्वारा समय समय पर जो गुफाएं बनवाकर जो साधुओं सन्यासियों को क्या दी जाती है, दान में दी जाती है। तो आज मुख्यतः हम पढ़ेंगे स्तंभ। मौर्य काल के दौरान जो मिलने वाले स्तंभ है उनके बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, विस्तृत रूप से। यानी कि जो स्तंभ बोले तो जो पिलर्स होते हैं, बड़े बड़े पत्थर के पिलर होते हैं ना, ऐसे सम्राट अशोक के द्वारा जो क्या किया गया, अपनी राजकीय आज्ञाओं को इन पे उत्कीर्ण करवाया जाता है। राजकीय आज्ञा जो अपनी जनता तक अपने संदेश पहुंचाने के लिए जो बड़े बड़े पत्थरों पे जो हमने देखा प्राकृत भाषाओं में जो उनके द्वारा प्राकृत अरेमाइक खरोष्टी लिपियों का प्रयोग करते हुए उसके द्वारा जो इन पे अपनी बातें खुदवाई जाती है पत्थर के ऊपर, जो वर्तमान समय पर भी अगर बात की जाए तो सुरक्षित रूप से रहती है। और इसी से लगभग मौर्य काल के बारे में हमें ज़्यादातर जानकारी जो इन अभिलेखों के माध्यम से प्राप्त होती है। तो हम देखेंगे कि जो पिलर्स वगैरह होते हैं उन पे उसके द्वारा जो अभिलेख खुदवाए जाते हैं, जो अपनी राजकीय आज्ञाएं और आदेश खुदवाए जाते हैं जनता तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए। अब अशोक के द्वारा ही जो बात की जाए, ये पिलर यानी हमने देखा चंद्रगुप्त मौर्य तक के काल तक बात की जाए तो ज़्यादातर लकड़ी और जो मिट्टी है इन्हीं का प्रयोग जो कला के क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। लेकिन अशोक, सम्राट अशोक के समय से हमें पत्थरों का बड़े स्तर पे प्रयोग है जो आर्ट यानी कला के क्षेत्र में देखने को मिलता है। सम्राट अशोक द्वारा खूब सारे जो पिलर्स निर्मित करवाए जाते हैं और उन पे अपनी अभिलेख खुदवाए जाते हैं। सम्राट अशोक से संबंधित हमें जो बात की जाए, भारत में कम से कम 30 अभिलेख जो ये पिलर्स वगैरह प्राप्त होते हैं, जिनसे हमें अशोक के शासनकाल की जो जानकारी होती है। अब ये पिलर किस तरीके के थे अगर देखा जाए तो इनका शेप कैसा था, शेप बोले तो आकृति, यानी ये किस प्रकार से बने हुए थे। इनकी आकृति की बात की जाए, आकृति ये सूंडाकार आकृति थी। सूंडाकार क्या होगी, जो हाथी की सूंड होती है, हाथी की सूंड को तुम देखोगे आगे जाकर वो क्या हो जाती है, पतली हो जाती है, और पीछे क्या रहती है, मोटी और चौड़ी रहती है। इसी शेप में, इसी आकृति में इसके द्वारा क्या बनवाए जाते हैं, पिलर बनवाए जाते हैं, ताकि वे जमीन पे टिके रहें। यानी जो नीचे से तो पिलर होता था चौड़ा
और ऊपर जाते जाते क्या हो जाता था, पतला हो जाता था। और इस पिलर को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है अगर बात की जाए तो। एक तो शीर्ष भाग ऊपर का भाग हो गया, एक मध्य भाग बीच का भाग हो गया जिसे दंड भाग भी कहा जाता है, और एक जमीन के अंदर का भाग, इन्हें लाट भी कहा जाता है। अगर इन पिलर को लाट भी कहा जाता है। तो अब 3 भागों में विभाजित किया। अब ये जो नीचे वाला भाग होता तो ये जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता था अगर बात की जाए, ताकि पिलर हिले नहीं, ठीक है, किसी तरीके से। और उसके पश्चात बीच का भाग हो गया, बीच का भाग होता, उसके पश्चात इनके ऊपर शीर्ष वाला भाग होता। अब शीर्ष वाले भाग पे अगर बात की जाए तो विभिन्न तरह की जो आकृतियां बनाई जाती थी, जैसे सांड की आकृति बना दी, सिंह की आकृति बना दी, हाथी की आकृति बना दी, घोड़े की आकृति बना दी, ऐसी आकृतियां बनाई जाती थी। और ये जो बात की जाए वाकई में बहुत ही सुंदर और प्रशंसनीय जो बात की जाए स्तंभ हमें मिलते हैं। और कई जो विदेशी जो इतिहासकारों के द्वारा भी इनकी खुले मन से प्रशंसा की। तुम देखोगे सारनाथ का जो स्तंभ लेख है, स्तंभ है, पिलर हमें मिलता है, उसको तो राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो इस तरीके से हमें शेप है जो बात की जाए, तीन आकृतियाँ हम जो इस पिलर की जो आकृति है उसको 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब इनकी लंबाई लगभग बात की जाए, लंबाई हमें देखने को मिलती है 40 से 50 फीट की, तो इनकी हाइट मिलती है इतनी अगर बात की जाए, ये 40 से 50 यानी काफ़ी जो गगनचुंबी हमें देखने को मिलते हैं। और एकाश्म पत्थर से निर्मित, एकाश्म पत्थर का मतलब है एक बड़े सारे पत्थर, बड़े से जो भारी पत्थर को काट कर उसी में से पूरा का पूरा पिलर निकाला जाता है। एकाश्म यानी एक ही अस्म यानी पत्थर से बना हुआ, ठीक है। इसमें किसी तरह का बीच में जोड़ नहीं होता था, सिर्फ एक ही पिलर से निर्मित होता था। अगर बात की जाए एक ही पत्थर से इसकी छंटनी करके इसमें से मान लो ये बीच में से हमने पिलर निकाल लिया इसकी साइडों को काट कर, तो ये जो एक ही पत्थर से निर्मित होता था, इसीलिए जो एकाश्म पत्थर से निर्मित कहलाता था। और चुनार का जो बलुआ पत्थर होता, बलुआ पत्थर यानी जिसमें बात की जाए आकृति बनाने में यानी मूर्तियां बनाने में क्या होती, आसानी होती है, और जिसमें लिखने में आसानी होती है, क्योंकि तुम देखोगे पिलर के ऊपर तो खोद खोद के लिखा गया था, अशोक के द्वारा जो अपनी आज्ञाएं लिखवाई जाती है। तो इस तरीके से बलुआ पत्थर का, चुनार के बलुआ पत्थर का प्रयोग इनमें किया जाता है। इनकी लंबाई है जो 40 से 50 फीट हमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से बात की जाए ये पिलर्स है, इनकी विशेषताएं हमें देखने को मिलती है जैसा कि हमने देखा। और इनके जो इस लाट वाले भाग को, जो बीच वाला भाग होता, बात की जाए इसको चिकना करने के लिए शानदार इसकी पॉलिश की जाती है, पॉलिशदार होता। आज भी तुम देखोगे ये पत्थर वाकई में उसी रूप से जो चमक रहा है वो देखा जाए तो इस तरीके से इनके ऊपर जो पॉलिश यानी कि उस समय ऐसे विशेष रसायनों का भी प्रयोग किया जाता था जो वाकई में एक अद्भुत है। अब बात करते हैं ये जो स्तंभ लेख है, जो पिलर्स हमें मिलते हैं कई जगह से, जिसमें कई तो छोटे पिलर भी मिलते हैं बात की जाए, यानी छोटे स्तंभ छोटे आकार के, बड़े आकार के मिलते हैं, छोटे और बड़े आकार के कई जगह से हमें जो पिलर प्राप्त होते हैं। और इन पे जो बातें लिखी हुई है वो क्या कहलाते हैं, लेख कहलाते हैं, एडिक्ट्स जिसे कहते हैं। अभिलेख लिखे हुए हैं पिलरों पे, यानी अशोक की राजकीय आज्ञाएं, धर्म क्या है, किस तरीके से व्यक्ति को व्यवहार करना चाहिए, जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए, और उसके द्वारा कौन कौन से शासन कार्य किए गए, उससे संबंधित सारी बातें इन पिलर्स पे लिखी हुई होती है। वृहद स्तंभ लेख मुख्यतः 7 है। 7 का मतलब स्तंभ लेख 7 है, मतलब यानी 7 आज्ञाएं खुदी हुई है। ऐसे नहीं कि 7 ही पिलर मिले तो कई जगह से, अगर बात की जाए कई जगहों से और भी मिले, लेकिन 7 माने जाते हैं। इसका मतलब 7 आज्ञाएं यानी 7 बातें उस पर खुदी हुई होती है। तो इस तरीके से ये वृहद स्तंभ लेखों को 2 भागों में, एक तो वृहद स्तंभ लेख और एक लघु स्तंभ लेख, इनमें बांटा जा सकता है। वृहद स्तंभ लेख यानी जो बड़े पिलर्स है, बड़े स्तंभ है, और उसके अलावा जो छोटे स्तंभ है उन पे लिखी हुई बात है। तो वृहद स्तंभ लेख में हमें जो दिल्ली टोपरा का मिलता है, ये टोपरा हरियाणा में स्थित था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो इसे लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। जो बात की जाए एक पहाड़ी पे, शिकार कुश नामक पहाड़ी पे उसके द्वारा स्थापित किया जाता है। दिल्ली मेरठ वाला अभिलेख है, इनमें तत्कालीन शासकों के, चाहे जो मुगल शासकों के द्वारा भी अपनी बातें खुदवाई जाती है।
और उसके अलावा दिल्ली टोपरा वाला है, दिल्ली मेरठ में मिलता है, रामपुरवा में मिलता है, लोरिया नंदनगढ़ है, लोरिया अरराज ये बिहार में स्थित है, इलाहाबाद, इन क्षेत्रों से हमें बड़े बड़े पिलर प्राप्त होते हैं, वृहद स्तंभ लेख प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो लघु स्तंभ लेख है ये हमें सांची मध्य प्रदेश, सारनाथ, कौशाम्बी, इलाहाबाद, रुमिनदेही जो बात की जाए नेपाल की तराइयों में स्थित है, निगाली सागर, यहाँ से क्या है जो हमें अशोक के काल से संबंधित लघु स्तंभ लेख भी प्राप्त होते हैं। और इन जो पिलर्स पे शानदार लेप किया जाता था विशेष रसायनों का, जिससे इनकी चमक क्या रहती थी, बनी हुई रहती थी। और इनमें मुख्य तो तीसरा भाग होता जिसकी हमने बात की, शीर्ष यानी ऊपर वाला भाग होता था। इस भाग पर विभिन्न पशुओं की आकृतियां बनाई जाती थी, जैसा कि हम देखेंगे हाथी हो, चाहे सांड हो, चाहे घोड़ा हो, सिंह, इनकी आकृतियां बना दी जाती थी। उसके अलावा जो सबसे प्रसिद्ध है, जो सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध जो अभिलेख, जो स्तंभ पिलर्स हमें मिलता है वह जो सारनाथ का पिलर है। अगर बात की जाए इसे जो मार्शल महोदय जो विदेशी इतिहासकार हैं उनके द्वारा कहा गया है कि ये स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। इसमें अगर देखा जाएगा सारनाथ का जो पिलर है, स्तंभ है, उसमें देखोगे 4 शेर है, 4 शेर जो आपस में अपनी पीठ को जोड़े हुए बैठे हैं। 4 शेर तुम देखोगे आपस में, किसी तरफ से जाके देख लोगे, सामने भी देख लो या उसके पीछे भी देख लो, ये 4 शेर है जो आपस में अपनी पीठ को जोड़े हुए बैठे रहते हैं। बात की जाए तो ये जो 4 शेर है आपस में अपनी पीठ को जोड़े हुए बैठे रहते हैं। बहुत ही सुंदर जो ये पिलर्स है और इसे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी माना गया, राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसके अलावा इस पिलर पे तुम देखोगे और भी पशुओं की आकृतियां बनी हुई है, जिसमें बात की जाए अशोक का धर्म चक्र खुदा हुआ है इस पिलर में, जो मैं आपको इसकी फ़ोटो भेज दूंगा सारनाथ के स्तंभ लेख की, आप देख लेना। जो इसके अलावा जो इसमें फ़ोटो, जो इसमें कई आकृतियाँ और भी हमें देखने को मिलती है, जिसमें सांड है, घोड़ा है, और सांड और घोड़े की आकृतियाँ मिलती है। उसके अलावा जो कमल है, जो उल्टा कमल है, वो भी देखने को मिलता है। और कमल वाली जो शैली कहा जाता है कि ईरान से प्रभावित होती है। तो इस तरीके से हमें मौर्यकालीन जो पिलर्स देखने को मिलते हैं। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में अगर बात की जाए तो हमने मौर्य काल के दौरान मिलने वाले विभिन्न जो पिलर स्तंभ होते हैं, स्तंभ किसे कहा जाता है, स्तंभ यानी खंबा, एक खंबा होता है जो पिलर वगैरह मिलते हैं जिन पे अशोक के काल से संबंधित जानकारियां लिखी हुई, खोदी हुई मिलती है हमें, और उनकी विशेषताओं के बारे में हमने जिक्र किया। किस तरीके से जो पिलर है 3 भागों में बंटा हुआ था, ऊपर वाला भाग, मध्य भाग और ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ भाग, जिन पे विशेष बातें जो यहाँ खुदी हुई हमें देखने को मिलती है। और ये वाकई में जो कला का उत्कृष्ट नमूना हमें मौर्य काल के दौरान देखने को मिलते हैं और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हमें प्राप्त होते हैं। लगभग 30 पिलर्स हमें प्राप्त हो जाते हैं। और इसके अलावा अभी तक इनकी जो शोध है जो निरंतर जारी है, और इन्हीं जो पिलर्स पे लेख लिखे हुए होते हैं मौर्य काल से संबंधित, जो वृहद शिलालेख और वृहद स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख जिसे कहते हैं, जो पिलर पे खुदे हुए थे बड़े से खंबे पे, और इन खंभों की ऊंचाई लगभग 40 से 50 फीट तक लंबाई हमें देखने को मिलती है, जो हमें विभिन्न स्थानों दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, रामपुरवा, नंदनगढ़, लोरिया अरराज, इलाहाबाद और लघु स्तंभ सांची, सारनाथ, कौशाम्बी, इलाहाबाद और रुमिनदेही, निगाली सागर से प्राप्त होते हैं। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप अपने जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप है, प्लेटफॉर्म, उसके माध्यम से अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।